बात करते हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के। कौन मारेगा बाजी 27 सीटों पर, किसने दिखाया अपना दमखम। और इस बीच पैनल्स में बीच में एक बात भी निकल करके आई निष्पक्षता को लेकर के और विरोध को लेकर के, विरोधाभास को लेकर के। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब चाहूंगा एसएम अशरफ साहब से। यह चुनाव आपके लिए कितना जरूरी है, या यूं कहें कि जीतना कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिसको हमें रिटेन करना है जी। और हमारे लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग है कि जो भी हमारे पहले से प्रत्याशी रहे हैं, जो हमारे एमएलसी हैं वही प्रत्याशी हैं, तो हम चाहेंगे उसको अपने पास वापस रखना उन सीटों को, और उसी लिए पूरी कोशिश भी गई है। और जिन लोगों ने अपने क्षेत्रों में काम किया है, जहां जो किया है, तो हमें जो फीडबैक मिल रही है उससे हमें उम्मीद यही कि सीटें हम जीतेंगे। बाकी रहा अब लोगों को ऊपर फैसला करना है। 12 तारीख को चीजें सामने आपके आ जाएंगी जी। तो नहीं, फैसले की अगर मैं बात करूं तो आभास सा कुछ ऐसा हो गया है क्या जो इस तरीके से नेगेटिव बयानबाजी क्यों हो रही है? मेरा सवाल बस इस पे है सर, कि ट्वीट हो रहे हैं किस तरीके से लगातार बार बार निष्पक्षता को लेकर के क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए आज ठीक है, चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। 4 मई 2014 जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे, तो आसनसोल की रैली में बाबुल सुप्रियो के खिलाफ सीधे सीधे चुनाव आयोग को चैलेंज कहा और कहा कि आपको हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस दर्ज करिए। तो देखिए ऐसा है कि चुनाव होगा और कहीं कुछ नजर आएगा। बात किसी की तुलना से नहीं है, लेकिन मैं बात तो सवाल का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, नहीं नहीं, आपने जो तुलना की है ना, आपने उदाहरण दिया है, मैं भी एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप लोग तो चुनाव से पहले ही लगातार किस तरीके से निशाना साधने लगते हो और अपनी हार स्वीकार करने लगते हो, और लगता है वो आभास सा भी हो जाता है। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि लगातार चुनाव के पहले ही लगातार अखिलेश यादव ने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो, अगर निष्पक्ष क्या हुआ, इसका मतलब आपने माइंडसेट कर लिया, आपको कुछ आभास सा हो गया है क्या? इसलिए कि जनरल इलेक्शन में आपने निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दिया जी। आपने जगह जगह रोका लोगों को जी। आपने कोशिश की कि जो लोगों पर दबाव बने जी। आपने कोशिश की वहां पे कि बैलेट पेपर खुले हुए हो जी, सील ना किए जाए। तो अगर संजय चौधरी जी, अगर जनता ने आपको अपना जन समर्थन दिया है तो ये बात आप लोगों को क्यों नहीं बता पा रहे? भाई विपक्ष को क्यों इस बात को कहने का मौका मिल रहा है कि आपकी नीतियां लोगों को भाइये, आपने काम किया है? नहीं, ठीक है संजय जी, सवाल का आप जवाब दीजिए मुझे, और अशरफ जी को भी दीजिए इस सवाल का जवाब। देखिए अशरफ जी को जब जनता ने जवाब दे दिया है, जनता के जवाब को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मेरे जवाब को वो कहां स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, जिन्होंने तय कर लिया है कि जनता जो जवाब देगी हम उसे सुनेंगे नहीं, हम केवल अपनी बात कराएंगे। देखिए, उस पे बात कर रहे हैं। अवधि में एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी मुर्रा है। तो इनको तो कुछ सुनना नहीं है, इनको अपनी बात कहनी है। मुझे लगता है कि अगर एमएलसी के चुनाव में ये इतने ही गंभीर होते तो अखिलेश जी जाकर मीटिंग करते, उनके प्रदेश अध्यक्ष जाके लोगों को मोबिलाइज करते, तो वो तो निकल नहीं रहे हैं। और शिवपाल जी खुद कह रहे हैं कि हम कहीं और जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो समाजवादी पार्टी का विखंडन है, वो जनता के जनादेश को न स्वीकार करने के कारण और विखंडित होती जा रही है। इसी के कारण इनके मस्तिष्क का संतुलन गड़बड़ा गया है। इसीलिए ये जनता के निर्णय को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। और लोकतंत्र में अगर जनता के निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे तो जनता इन्हें स्वयं अस्वीकार कर देगी। वैसे ही अशरफ जी, ऐसा है क्या जनता के हित का कभी भी निर्णय हुआ, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है? जरा मैं चाहूंगा आपकी भी प्रतिक्रिया जरा। देखिए, हाँ, ऐसा है, भाजपा के हमेशा दोहरे मापदंड रहे हैं, अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और जी। जब ये परिवारवाद की बात करेंगे तो अपने परिवारवाद की बात नहीं करेंगे जी। जब ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे। जब ये क्रिमिनल्स की बात करेंगे तो अपने पार्टी के क्रिमिनल्स की बात नहीं करेंगे। तो ये इनका तरीकेकार है। चूंकि सत्ता इनके पास है और सत्ता बना देती इनको अहंकारी, इतने अहंकारी हो चुके हैं कि इनको लगता है कि शायद अगले बहुत सालों तक अब इस सत्ता हमारे हाथ में रहेगी। लेकिन इन्हें नहीं पता कि जिस तरह का बहुमत इनको मिला है, ऐसे बहुमत बहुत जनता ने लोगों को दिया है और उतार के फेंका भी है। तो इतने अहंकारी आप ना बनिए कि हर अपने फैसले को जनता का फैसला बना देते हैं। जो चीज आप थोपते हैं, आप कहते हैं जनता, हम स्वीकार करते हैं। जनता ने हमें 3 करोड़ जनता ने वोट दिया है, हम उनका धन्यवाद देते हैं।
हमको कहा है विपक्ष में बैठने के लिए, हम बैठेंगे, लेकिन गूंगे बहरे बन के नहीं बैठेंगे। हम अपनी आवाज को उठाएंगे, जनता की बात पहुंचाएंगे आगे तक। इसमें क्या परेशानी हो रही है आपको? चलिए, अब आप सुनना भी नहीं चाह रहे। हाँ, अब आप मेरा सुनिए, मैं आपको बहुत देर से सुन रहा था। परेशानी इसलिए हो रही है। चलिए संजय जी, लगता है आप अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मेरा सवाल का जवाब मैं लूंगा। जी चलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र ईवीएम से निकले हुए वोटों को कैलकुलेट करके कह रहे थे कि 3 करोड़ वोटों को तो हमें मिले, यानी ईवीएम के निर्णय को वो स्वीकार कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जनता ने हमें बहुमत दिया, इसको वो अस्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं। विचारों में इतना ज्यादा विरोधाभास हो, चलिए मैं दोनों की बात सुन रहा हूं। उनकी बातों को कैसे करें? देखिए, उत्तर प्रदेश में जनता के हित का जब भी कोई निर्णय लेने की बात हुई, समाजवादी पार्टी ने उसका हमेशा से विरोध किया है। देखिए, जब मोदी जी खाते खुलवा रहे थे तब ये विरोध कर रहे थे, जब मोदी जी वैक्सीन दे रहे थे तब विरोध कर रहे थे, मोदी जी और योगी जी जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे तब ये विरोध कर रहे थे, मोदी और योगी जी जब काला बाजारियों से धन इकट्ठा करने के खिलाफ बुलडोजर चला रहे थे तब इसका विरोध कर रहे थे, और जो लोकतंत्र में जो जनता का निर्णय किया है समाजवादी पार्टी उसका विरोध कर रही है। तो जिन्होंने हमेशा और हमेशा जनता के हित के निर्णय के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है, उनकी राजनीति में आज किनारे हो गई है। मुझको लगता है कि इसीलिए ये परेशान है, इसमें और कोई बात नहीं है। इन्हें लग रहा है कि इस बार एमएलसी के चुनाव में भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। चलिए ठीक है, 41 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, इतनी गर्मी अच्छी नहीं है राजनीतिक दलों के लिए भी। ठीक है, 41 डिग्री टेम्परेचर में इतना पारा मत गर्म करिए। सुनिए, अब मैंने आप दोनों की बात सुनी, अब मैं ब्रजेश जी के पास आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूं। लगातार जिस तरीके से एमएलसी चुनाव को लेकर के सरगर्मियों की बात हुई, नामांकन दाखिल की बात हुई, पर्चा दाखिल की बात हुई ब्रजेश जी, लेकिन अब मेरा सवाल था, मैंने ब्रेक में जाने से पहले टीज भी किया था कि विरोध में विरोधाभास। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? इटावा की अगर बात करें, इटावा में शिवपाल यादव ने भी वोटिंग करी और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी वोटिंग की। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जब वोटिंग करके निकले तो उन्होंने कहा पूरी तरीके से व्यवस्था जो है अव्यवस्था बताया, यहां पर जबरदस्ती बताया, शासन प्रशासन की तमाम सारी खामियां बताई। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि एकदम चुस्त दुरुस्त है, व्यवस्था चाक चौबंद है। तो विरोध में इतना विरोधाभास क्यों है यहां पर? इसको आप राजनीति के किस चश्मे से देख रहे हैं ब्रजेश जी? देखिए आलोक जी, ये सब खुला प्रश्न है, इसमें कुछ छिपा नहीं है। वास्तव में जब शिवपाल सिंह यादव की सहमति बनी समाजवादी पार्टी से, तब लग रहा था सब कुछ शांत हो गया है, और वास्तव में शांत था, क्योंकि एक सीट से ही वो मान गए थे जसवंत नगर से, जबकि उन्होंने कहा वो अपने पुत्र के लिए भी टिकट चाहते थे, उन्होंने नहीं दिया अखिलेश जी ने, लेकिन वो इस बात पर सहमत हो गए थे। अब हुआ क्या है कि जब आप वो साइकिल से लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि साहब सहयोगी दल, इसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, अब ये रास्ते अलग अलग जा रहे हैं और बिल्कुल साफ है ये अलग जा रहे हैं। आज विधान परिषद के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद जो बयान आए हैं उससे ये और साफ हो जाता है कि शिवपाल सिंह यादव ने अब अंतिम रूप से तय कर लिया है कि सहमति के रास्ते समाप्त हो चुके हैं। कारण क्या है कि वो तमाम प्रयास करते रहे, और एक बात तो मानना पड़ेगा कि लगभग ये पटाक्षेप हो गया था इस विवाद का, पारिवारिक विवाद का, लेकिन फिर नए सिरे से। तो अब आप इसको अलग जाते हुए देखिए, इस रास्तों को अलग जाते हुए देखिए, अब वो किधर जाएंगे। चलिए, ये जो रास्ता अलग अलग जा रहा है, लेकिन इसकी मंजिल की अगर मैं बात करूं तो संजय चौधरी जी की मुस्कुराहट अपने आप में लगता है बहुत कुछ कह रही है। संजय जी, कितना है जो आप इतनी इस बात को मुस्कुरा रहे हैं? सबसे ज्यादा मेरे इस सवाल को लेकर के आप मुस्कुराए, बाँचें खिल गई हैं आपकी, क्या चल रहा है जरा बताइए तो हमारे दर्शकों को। नहीं, जब भतीजे के 2 मार्गदर्शक चाचा अलग अलग संदेश दे रहे हों इटावा में जो उस राजनीतिक दल की कर्मभूमि है, तो मुझे लगता है कि उस राजनीतिक दल में बिखराव
स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और बिखराव अगर किसी राजनीतिक दल में होगा तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक दल कमजोर होगा। तो अभी तो जनता ने अपने जनादेश से ही उस बिखराव को फिर आप लोग अपनी तरफ फिर लाने के माले में लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये तो विधानसभा चुनाव के पहले भी देखा गया था कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो राम में विश्वास करती है और कोई आएगा तो शरणागत की रक्षा करना तो राम का कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी की शरण में अगर कोई आएगा तो निश्चित रूप से उस शरणागत की रक्षा करना राम का एक आदर्श है। चलिए, अब तो मैं भी सोच रहा हूं कि मैं अच्छा मेरे लिए भी आज कुछ बता दीजिए। आपने कहा जो भी शरण में आएगा बीजेपी की, अगर मैं एंकरिंग के अलावा कोई और ऑप्शन हो तो आज मैं भी बता दूं, आप मुझे भी बीजेपी में फिर ले लीजिए। फिर आपने कहा जो भी आएगा उसका स्वागत है, फिर ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। बिल्कुल स्वागत है भाई निश्चित रूप से अगर आप भारतीय जनता पार्टी में अगर राम के आदर्श को सर झुकाते हैं। चलिए, फिलहाल अभी मुझे सवाल पूछने, बेबाकी से, निष्पक्षता से, निर्भीक पत्रकारिता करनी है। इस बात को मैं पूरी जोर से कह सकता हूं। रुद्र जी, कुल मिलाकर के शिवपाल यादव के और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बयान को लेकर के बात करें तो दोनों के बयान में जो विरोधाभास नजर आ रहा है, इसको आप आगे की सियासी रणनीति के तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जब ये लोग एक साथ थे और ऐसा माना जाता था कि ज्वालामुखी उस तरीके से नहीं फूटा था कि आम लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, तब पर भी इनके विचार अलग अलग थे। तब वो बंद कमरे में अलग होते थे, लेकिन जब वो कलह सतह पे आई तो सामने हो गया, और अब इतना सामने है कि अब तो आम के चर्चाओं में हो गया, और इतना ज़्यादा आम हो गया है कि लोगों ने अब इस पर ध्यान देना भी बंद कर दिया है। देखिए, जब भी चुनाव करीब आएगा, इस चुनाव के बाद ये तुरंत ही एमएलसी चुनाव आ गया और शिवपाल सिंह यादव जी का वो बयान भी आ गया। अभी नवंबर में चुनाव आने वाले हैं नगर पालिका के, नगर निगम के। मुझे लगता है उसके बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। हर चुनाव में ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा विधायक सामने हों, साथ हों, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी आवाज़ें साथ हों जो वोट दिला सकें। तो मुझे लगता है शिवपाल जी की कीमत भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रही है, और जिस तरीके से उनके ट्वीट भी आ रहे हैं, मुझे लगता है वो सारी चीजें तैयार हैं। कहीं पे किसी चीज पे एक मामला फंसा हुआ है, अगर वो चीज हो जाएगी तो वो जल्दी ही आपको भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखाई पड़ेंगे। चलिए, जल्दी से आपके सवाल के ऊपर एक टिप्पणी लेते हैं। आपने जो कहा रुद्र जी कि कहीं पे ये मामला फंसा है, तो मुझे लगता है कि अगर आप शेयर करना चाहें संजय जी तो शेयर कर सकते हैं जहां पे मामला फंसा है। नहीं, ये तो शिवपाल जी का आज का ट्वीट बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि हैं तैयार हम, ये उनका ट्वीट है। तो मुझे लगता है कि संकेत तो शिवपाल जी की तरफ से आ रहे हैं, और इस संकेत को समझना चाहिए। संकेत जब तक व्यवहार में प्रकट ना हो जाए तब तक इंतजार करना चाहिए। जी, अशरफ जी, तो इस बीच कुछ ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है या अभी कुछ नहीं है, ये सब हवाई है ये सब? देखिए, ऐसा है मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि किन हालात में शिवपाल जी साथ आए और उनका क्या स्टेटमेंट रहा चुनाव से पहले। ठीक है, चुनाव से पहले उनकी सीधी मंशा एक थी, किसी भी तरह से अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए। ऐसा नहीं हुआ उनकी कोशिश के बावजूद। अब आज का बदले हुए समीकरण में कुछ बातें आपके जरिए आई हैं जो शिवपाल जी के स्टेटमेंट से दिखलाई पड़ती हैं, और भी बातें आती हैं, लेकिन उनका कद चूंकि इतना बड़ा है कि बहुत ज्यादा मैं उनके ऊपर कोई तबसरा नहीं कर पाऊंगा जी। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो भी करना है, वो दोनों चचा भतीजे भी हैं, एक दूसरी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो लोग अपना आपस में तय करें। मैं उनके ऊपर कोई रिमार्क देना नहीं चाहता, उसकी दो वजह जी। बिल्कुल, एक तो उनका कद बहुत बड़ा मैं मानता हूं, वो एक कद्दावर नेता है, पार्टी को उन्होंने कहां से कहा, उनके साथ मैंने यही तो अशरफ जी है, हम और आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं वो एक बड़े कद्दावर नेता है, लेकिन अखिलेश यादव जी शायद नहीं समझ पा रहे हैं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच ब्रजेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब बीजेपी को लेकर के, शिवपाल को लेकर के सवाल उठता है, आज जो ट्वीट आया है तैयार हम, सवाल यह है कि बीजेपी की नीतियों को लेकर के अगर मैं बात करूं, चाहे वो राष्ट्रवाद की बात करें, चाहे वो कानून व्यवस्था को मुद्दा को, तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं अन्य दलों से भी। ये इस बात साफ तौर पर ये संदेशा है, उसकी नीतियों से प्रभावित हैं। देखिए, शिवपाल जी का एक अलग मामला है, और ये मामला शुरू होता है 2012 के बाद से। ये तमाम मामले अंदर अंदर चलते रहे। इस बार 2017 में बिल्कुल विस्फोट हुआ, लेकिन
इस बात को समझना होगा कि शिवपाल, इस बात को आप मानेंगे कि शिवपाल यादव ने भी काफी समर्पण किया और एक सीट पे वो मान गए, जबकि पहले एक लंबी सूची भेजी थी, फिर 65 भेजा, फिर 35 भेजा, और फिर वो उन्होंने कहा सब ठीक है। कारण क्या है कि मुलायम सिंह जी के प्रति उनकी निष्ठाएं हमेशा रही हैं। मैं चूंकि लंबे समय से कवर करता रहा हूं, तो मैंने देखा है कि मुलायम सिंह जी का वाक्य ही अंतिम होता था, पूरे परिवार के लिए होता था, आज भी है। मैं इसको ये नहीं मानता कि आज नहीं है, आज भी उनका एक एक वाक्य अंतिम है। अब जोड़ के चलना, राजनीति संवाद से चलती है, राजनीति समन्वय से चलती है। यदि एक व्यक्ति भी अलग हो रहा है तो ये नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है, उसको जोड़ना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि ये चीज नहीं ध्यान दी जा रही है और इसी कारण ये नया विवाद शुरू हुआ है। और मुझे लगता है इस बार मुझे लगता है जिस तरीके से विवाद भी अब एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसका भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी कोई एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ जाएगी जो हम यहां पर उसको पढ़ेंगे। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच संजय जी, एक बात को लेकर के बड़ी नाराजगी है। अब आप कहेंगे आलोक को भाई इतनी नाराजगी क्यों हो गई? नाराजगी ये कि समाजवादी पार्टी ने जो साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने तमाम सारे जो आरोप लगाए, आप लोग पर्चा दाखिल से लेकर के नामांकन दाखिल से लेकर के ईवीएम तक पे किस तरीके से आप लोग उनको मौका नहीं देते हैं और कहने का खुद मौका देते हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो भी इनकी शिकायतें हैं उनको लेकर चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। देखिए, वही एक अथॉरिटी है, वही एक प्लेटफॉर्म है जो इस पर बेहतर निर्णय कर सकती है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी सारी चीजों को लेकर चुनाव आयोग के पास गई भी नहीं है। इसका कारण है कि पूरा नहीं, मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव में एक डेलीगेशन मिलने के लिए गया था, एमएलसी के चुनाव में भी नहीं दिख रहा जी। अशरफ जी, हाँ, लेकिन अभी तो ग्रीवांसेस एमएलसी के चुनाव को लेकर है। तो मुझे लगता है कि कहना चाहिए, इनकी जो शिकायत है उसको लेकर जाना चाहिए। और अगर इनको लगता है कि चुनाव आयोग भी नहीं करता है तो उत्तर प्रदेश और देश में न्यायालय खुला हुआ है, उसके पास जाना चाहिए। और अगर शिकायत ऐसी है तो वो जाए, निश्चित रूप से स्वागत है, उसका समाधान। अशरफ जी देखिए, अच्छा सुझाव, चुनाव आयोग चाहिए, नहीं तो अदालतें खुली हुई हैं। देखिए, मैंने आपके सवाल का जवाब लिया। मैंने देखिए, इनको पता है बिल्कुल। आप कोई भी बात इनसे करेंगे, आप कहेंगे जेसीपी जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बनाते, तो ये कहेंगे कानून चले जाइए, कोर्ट खुला हुआ है। इन्हें भी पता है कि कोर्ट में जाएगा आदमी, कितने अरसे तक जो है कोई चीज डिसाइड नहीं हो पाएगी। अदालतों पे विश्वास है भाई। पास ये कि हम सत्ता में हैं, हमसे सवाल मत पूछो। नहीं, सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनिए, अभी बीच में मत टोकिए। इनके राम जन्मभूमि के सवाल को लेकर रहेंगे, आपको कोई परेशानी है? 25 साल तक न्यायालय में गई। नहीं, बात सुनिए, न्यायालय से निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है क्या? आपको राफेल का सवाल हुआ, आपने कहा जो है कोर्ट जाइए। मुझको लगता है राफेल का मुद्दा हुआ, कहा कोर्ट जाइए। आपकी मंशा ठीक नहीं है। संस्थाओं पर विश्वास रखिए, संस्थाएं बेहतर निर्णय देंगी, लेकिन उसके लिए आपकी आवाज में सच्चाई होनी चाहिए। आपके जो आरोप हैं वो सच्चे नहीं है और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता भी आपको अस्वीकार कर रही है, संस्थाएं भी आपको स्वीकार कर रही है, जनता भी आपको स्वीकार कर रहे हैं और आपको आपका परिवार भी अस्वीकार कर रहा है। इसी कारण आपके परिवार में भी विखंडन हो रहा है क्योंकि आप सच को सुनना नहीं चाह रहे हैं। चुनाव नहीं बदलता। मैंने कहा ना कि आपकी बात को आपका परिवार भी नहीं स्वीकार करता। सवाल ये कि चर्चा चुनाव पर हो, ना कि संवैधानिक संस्थाओं पर हो। बड़ी बात ये। चलिए, मैं रुद्र जी के पास आ रहा हूं। रुद्र जी, कुल मिलाकर के चर्चा विधानसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव, नगर निगम के चुनाव, पंचायत चुनाव, इन पर चर्चा होनी चाहिए। घूमते घूमते किस तरीके से बात संवैधानिक चर्चाओं पर आ गई, संवैधानिक संस्थाओं पर आ गई, बात अदालतों पर आ गई, अदालतों के निर्णय पर सवाल खड़े होने लगे यहां पर। नहीं, यही मैंने कहा, ये अनुचित है। देखिए, विपक्ष के पास ये अवसर आपको जरूर देना चाहिए कि अगर उनको कोई नाराजगी है तो वो कहें, और उस कहने पर ध्यान देना चाहिए सत्ता पक्ष को। विपक्ष को भी एक प्लेटफॉर्म तय है, वहीं पे जाके अपनी नाराजगी दर्ज करानी चाहिए। उस नाराजगी में क्या प्रगति हुई है, क्या प्रगति नहीं हो पाई, इसकी भी जनता को रिपोर्ट देनी चाहिए। लेकिन अगर हम सीधे सीधे सुनवाई खुद से करने लगेंगे, सीधे सीधे हमले उन संस्थाओं पे करने लगेंगे जिनका एक लंबा इतिहास है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि देश के लोकतंत्र को बचाएं, तो हमें लगता है कि हम थोड़ा सा अन्याय कर रहे हैं देश के कम से कम लोकतंत्र के साथ, नए विद्यार्थियों के साथ। जी,
ब्रजेश जी, मैं आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट, जिस तरीके से एमएलसी चुनाव हो रहे हैं, एक रिकॉर्ड मतदान का प्रतिशत रहा, कुल मिलाकर के सवाल संवैधानिक संस्थाओं पर क्यों उठने लगते हैं, जब बात पक्ष और विपक्ष की होती है, बात निष्पक्षता की होती है, क्यों ऐसे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठने लगते हैं? यह भी एक लोकतंत्र के लिए खतरे के संकेत से कम नहीं है। बहुत जिम्मेदारी से मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। देखिए, कुछ चीजें राजनीतिक दल पैदा करते हैं। मैं आज से नहीं देख रहा हूं, मैं 35 साल से चुनाव कवर कर रहा हूं। जब मतपत्रों पर मोहर लगा करके जो पोलिंग होती थी, तब भी सवाल उठते थे। तब मुझे याद है, मैं दौरे में जाता था तो बाकायदे वो जो बॉक्स होते थे, मतपत्र के बॉक्स, वो उठा के लोग भाग जाते थे, स्याही डाल देते थे। और अब भी तमाम सवाल उठते हैं। तो सवाल ये उठते रहेंगे, सवाल ये उठाते रहेंगे। तब भी चुनाव आयोग को था, लेकिन इस दौरान कुछ ज्यादा हो रहा है। जब चुनाव आयोग ने सबको बुलाया कि आप हैक करके दिखा दीजिए, कोई एक व्यक्ति नहीं गया। ये 2 बार निमंत्रण चुनाव आयोग ने बाकायदे चुनौती देके बुलाया। अब जब नहीं गए, और फिर सवाल और है, यदि 3 करोड़ वोट यदि समाजवादी पार्टी को मिले हैं, तो ये सवाल कैसे उठ सकता है कि साहब इसमें गड़बड़ी हुई या इसमें नहीं गड़बड़ी हुई? हम क्या करते हैं, जहां हारते हैं वहां ईवीएम आ जाती है, जहां जीतते हैं वहां ईवीएम पवित्र हो जाती है। इस तरह सवाल उठाते रहते हैं हम। कारण क्या है कि हार की जिम्मेदारी मैं स्वयं नहीं लेना चाहता जी, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा है, जीत का जिम्मेदार केवल मैं हूं। ये प्रवृत्ति हो गई है, और जब तक ये प्रवृत्ति रहेगी तब तक सवाल उठाते रहेंगे लोग, लेकिन इसका कोई असर चलिए, लोकतंत्र में नहीं सवाल उठाना भी एक लोकतंत्र की अपनी ही खूबसूरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। संजय जी आपका भी, SM अशरफ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रजेश शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रुद्र प्रताप दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि कौन मारेगा बाजी, इसके लिए बस 12 अप्रैल का इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।